गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, मोशन इन अ प्लेन। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है वेक्टर्स की। देखिए, इन फिजिक्स वी स्टडी ए लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो फिजिक्स के अंदर हम ढेर सारी क्वांटिटीज़ मतलब ढेर सारी वस्तुओं और उनकी मात्राओं के बारे में बात करेंगे, जिनमें से बहुत सारी मात्राओं को हम दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ आती है स्केलर्स में और कुछ आती है वेक्टर्स में। स्केलर्स कौन सी होती हैं? स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। ऐसी मात्राएं जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मतलब जब भी उनके बारे में हम बात करते हैं तो सिर्फ हम उनकी मात्रा की ही बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की, किसी डायरेक्शन की बात नहीं करते। जैसे कि भार, किसी वस्तु का जो भार होता है, मास कहते हैं उसे, तो उसके अंदर जैसे 5 केजी 10 केजी ये उसका भार है। इसमें हम दिशा की बात नहीं करते, सिर्फ मात्रा की बात की जाती है। तो इस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसके और उदाहरण हैं लेंथ, टाइम, वर्क एट्सेट्रा। नेक्स्ट है वेक्टर्स। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, वह भौतिक वस्तुएं, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। इसके एक एग्जांपल है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एट्सेट्रा। ग्राफिकली ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन विथ एरो हेड ऑन इट। अगर हम ग्राफिकली शो करना चाहें स्टेट वेक्टर को, तो वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से शो किया जाता है और उसके ऊपर एरो लगा होता है। एन एरो हेड लाइन, here the length of line drawn on suitable scale represent the magnitude of vector। जो उस लाइन की लेंथ है, वो लेंथ किसी स्केल को लेके बनाई जाती है, ड्रॉ की जाती है। जैसे कि अगर वेक्टर की लेंथ मान लो 1 सेंटीमीटर है और हमने स्केल लिया। स्केल क्या होता है भाई, 1 सेंटीमीटर हम किसके इक्वल ले रहे हैं। तो मान लो हमने 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर के इक्वल लिया। तो अगर कोई दूरी 1 मीटर है तो उसको हम अगर वेक्टर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर की लेंथ का वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और उसके ऊपर एरो हेड लगाया जाता है, वो उसकी डायरेक्शन को दिखाता है कि ये किस दिशा में वेक्टर की डायरेक्शन है। एंड एरो हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरो हेड लाइन इज कॉल्ड टेल। तो जहाँ से स्टार्ट होता है वेक्टर उसे कहते हैं टेल। और ओरिजिन ऑफ द वेक्टर एंड द एंड ऑफ द एरोड लाइन इज कॉल्ड टिप और हेड ऑफ द वेक्टर। जहाँ पे ख़त्म होती है, जहाँ पे एरो लगा होता है, उसे टिप कहते हैं या हेड कहते हैं। इन राइटिंग, तो लिखा कैसे जाता है। ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लेटर। एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी, ऐसे एक लेटर लिखा जाता है विद एरो हेड ऑन इट, और उसके ऊपर एक तीर का निशान होता है। द फोर्स विच इज वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने फोर्स को लिया है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स की एक डायरेक्शन होती है, तो उसके ऊपर एरो लगा दिया गया है, तो ये फोर्स वेक्टर इसे कहा जाता है। वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। 2 तरह का वेक्टर होता है, पोलर वेक्टर और दूसरा है एक्सियल वेक्टर। तो पहली डेफिनेशन आती है पोलर वेक्टर्स की। दीज आर दोज वेक्टर्स which have a starting point or a point of application and act along the direction of motion of the body। तो पोलर वेक्टर वो होते हैं जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जहाँ पे वो एक्ट करते हैं, जहाँ पे वो वेक्टर अप्लाई होगा, वो डायरेक्शन भी होती है।
ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तो बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है वो एरो हेड से शो किया जाता है। तो इस तरह के वेक्टर को पोलर वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एटसेट्रा आर पोलर वेक्टर्स। तो ये पोलर वेक्टर्स है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, ठीक है, उसे हम वेक्टर से शो कर सकते हैं। सेकंड टाइप है एक्सियल वेक्टर्स। दीज आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट rotational effect and act along the axis of rotation in accordance with right hand screw rule। तो ये आगे स्टार लगा हुआ है इसके ऊपर, इसको हम डिटेल में 4.26 उसमें टॉपिक में पढ़ेंगे। तो दीज आर दोज वेक्टर्स, ये वो वेक्टर होते हैं जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसके अलोंग एक्ट करते हैं। एक्ट का मतलब ये अप्लाई कहाँ होते हैं, अप्लाई किस डायरेक्शन में होंगे। जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं उन्होंने, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और एक्सियल वेक्टर जो एक्सिस के अलोंग काम करते हैं। फॉर ए वेक्टर हैविंग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशनल इफेक्ट will have its direction along the axis of rotation as shown in figure 4.1 AB। तो इनके अंदर फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, जो पहला है एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका दिया गया है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो ऊपर एरो साइन है इधर ये एक्ट करेगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है इसकी, और क्लॉकवाइज रोटेशन में ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा वेक्टर का जो इफेक्ट है, और क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन है। राइट हैंड स्क्रू रूल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर राइट हैंड को हम इस तरह से ओपन करें कि जो फिंगर का जो कर्ल है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिखाता है, तो जो थंब है वो पॉइंट ऑफ एक्शन दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे थम्स अप करते हैं उस तरह से कि जो उंगलियां हमारी मुड़ी हुई है, अगर उंगलियां हमें रोटेशन की डायरेक्शन को दिखाती है तो जो अंगूठा है वो पॉइंट ऑफ एक्शन को दिखाएगा कि कहाँ पे ये एक्ट करेगा, कहाँ पे इसका इफेक्ट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट हैंड स्क्रू रूल था। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये ऊपर की तरफ होता है और क्लॉकवाइज के लिए ये नीचे की तरफ होता है। तो ये एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर्स। Wherever possible, we express the laws of physics in vector forms due to the following reasons। कि जहाँ भी संभव होता है हम फिजिक्स के जितने भी लॉ है सबको वेक्टर फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। उसका क्या कारण है? नंबर 1 है, मैनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कम्पैक्ट फॉर्म बाय द यूज़ ऑफ वेक्टर्स। कि फिजिक्स के काफ़ी सारे लॉ ऐसे हैं जिनको हम वेक्टर्स का यूज़ करके शॉर्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं। नंबर 2 है, द डेरिवेशन इन्वॉल्विंग मैनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी ग्रेटली सिंप्लीफाइड बाय द यूज़ ऑफ वेक्टर्स। डेरिवेशन क्या होते हैं कि जो भी हम रूल्स या लॉज पढ़ते हैं फिजिक्स के, उसके बाद उनके डेरिवेशन वगैरह निकालते हैं। डेरिवेशन मतलब इक्वेशंस निकालते हैं, फॉर्मूले निकालते हैं या रिलेशन निकालते हैं, उनको डिराइव करना। डिराइव करने का मतलब क्या होता है कि जो हमने थ्योरी पढ़ी वहाँ से जो फैक्ट है उनसे हम कुछ डिराइव कंक्लूज़न निकालते हैं, वो चीज़ होता है डेरिवेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन। तो उसके लिए हम अगर वेक्टर्स का यूज़ करते हैं तो आसानी से निकाले जा सकते हैं। थर्ड है, द लॉज ऑफ फिजिक्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म रिमेन्स इनवेरिएंट फॉर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि अगर इनको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करने से भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेंगे और सही इफेक्ट को शो करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ए फ्यू डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा। नंबर 1 है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। अब मॉडुलस कैसे निकालते हैं? मॉडुलस क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द
दैट वेक्टर। तो जो मैग्नीट्यूड होता है उसे को ही मॉडुलस कहते हैं। द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर मोड और कैपिटल ए। तो इसको सिंपल वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, उसका मॉडुलस लगा देते हैं, या फिर सिर्फ लेटर अल्फ़ाबेटिकल लेटर ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, वो इसके मोड को दिखाता है। सेकंड है यूनिट वेक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर, कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट होता है, मतलब उसका जो लेंथ है वो एक यूनिट मानी जाती है, एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि गिवन वेक्टर की है। ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज रिटन एज ए कैप। ए के ऊपर ये जो कैप लगाई गई है, ठीक है, ए कैप पढ़ा जाता है इसे, या ए हैट पढ़ा जाता है। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए, मैग्नीट्यूड के बारे में हमने ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा था, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए ही कहते हैं। हैंस ए वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट होता है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, और यहाँ से अगर हम ए कैप की वैल्यू निकालें वो क्या आएगी, ए वेक्टर अपॉन में ए। इसका मतलब क्या है, वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं ऐसे। Thus, a unit vector in a given direction is also defined as a vector in that direction divided by the magnitude of the given vector. It is unitless and dimensionless vector and represents direction only. तो इसके अंदर कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसके बाद में मतलब कुछ लिखा नहीं जाएगा, तो ये सिर्फ डायरेक्शन को ही शो करता है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आई कैप जे कैप के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर वेक्टर्स यूनिट वेक्टर लिए जाते हैं। आगे इम्पोर्टेंट नोट्स देखिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज यूनिटी। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। ए यूनिट वेक्टर हैज़ नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस। यूनिट वेक्टर के कोई भी यूनिट नहीं होते, जैसे हम लिखते हैं ना पीछे मीटर किलोग्राम, ये नहीं होते, और ना इसके डायमेंशंस होते हैं। ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड नोट है, ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर टेल्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। नेक्स्ट है सैम्पल प्रॉब्लम, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। हेयर ए वेक्टर जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये हमने एक वेक्टर कंसीडर कर लिया। ए एक्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग है, ए वाई ए जेड, और आई कैप जे कैप के कैप इसकी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के अलोंग इनकी डायरेक्शन है। तो अगर इसके इक्वल में इस गिवन वेक्टर को रखते हैं 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, तो हमारे पास ए एक्स कितना आता है 4, ए वाई माइनस 3 और ए जेड इज इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। मतलब जितने भी कोफिशेंट है यूनिट वेक्टर्स आई जे और के उन सब का स्क्वेयर करके ऐड करते हैं और सारे का रूट निकालते हैं। तो आ जाएगा 4 स्क्वेयर प्लस माइनस 3 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर सारे का रूट, तो ये रूट 26 आ जाता है। तो अब हम ए वेक्टर का फॉर्मूला रखेंगे। क्या है ए वेक्टर का फॉर्मूला, ए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ए कैप का, ए वेक्टर अपॉन में ए।
तो ए वेक्टर क्या था, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन में रूट 26। तो ये यूनिट वेक्टर निकल गया इस वेक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो दो वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन सेम होती है। मैग्नीट्यूड किससे शो किया जाता है, लेंथ ऑफ द लाइन से। तो अगर दोनों की लाइन की लेंथ इक्वल है और उनकी डायरेक्शन सेम है तो उनको इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वल पैरेलल लाइंस ड्रॉन विद सेम स्केल, उनका स्केल भी सेम होना चाहिए, हैविंग एरो हेड्स इन द सेम डायरेक्शन। फिगर 4.2 आप सामने देख सकते हैं। देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स, तो इनको इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। द एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर्स इज 0। क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो इसलिए इनके बीच का एंगल 0 होता है। तो ये हमारी इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन है। तो ये आज का लास्ट टॉपिक था, बाकी डेफिनेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू।